आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सत्र पे। तो जैसा कि आप सबने कहा था आर्थिक सर्वेक्षण का क्रैश कोर्स, तो हम लोग इस वाले वीडियो पे क्रैश कोर्स करने वाले हैं। सिंगल वीडियो होने वाला है। सिंगल वीडियो में जितने आर्थिक सर्वेक्षण के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, हम लोग सारे टॉपिक को कवर करेंगे। ये आपके आगामी अगला सीजीपीएससी तक काम आने वाला है। व्यापम का कोई भी एग्जाम हो जाए, सीजीएसआई मेंस दे रहे हैं, देख के जाइए। श्रम निरीक्षक या हॉस्टल वार्डन या राजस्व निरीक्षक, इस वीडियो को देख के जाइए। यहाँ से निश्चित ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा आपका, अगर आप श्रम निरीक्षक, हॉस्टल वार्डन या राजस्व निरीक्षक का सोच रहे हैं, तो हमारी संस्था के द्वारा एक ऑनलाइन क्रैश कोर्स शुरू करवाया जा रहा है, जिसपे आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। हम लोग जो रहेंगे इसके जो है कंबाइन अप्रोच के ऊपर वर्क करेंगे, क्योंकि लगभग सिलेबस सेम है। अब बाल मनोविज्ञान बस हॉस्टल वार्डन में अलग है, तो इसके लिए अलग से हॉस्टल वार्डन का कोर्स करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे वर्क करेंगे। इसका आपको कल तक जो रहेगा नोटिफिकेशन जो रहेगा हम लोग के साइड से, वो आपको देखने को मिल जाएगा। साथ में हमारे सीजीएसआई वाले स्टूडेंट काफ़ी समय से वेट कर रहे थे, हम लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं। प्राइस इसका हमने बहुत ही मिनिमम रखा है, 199। आपको अगर परचेस करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा ऐप का लिंक, आप वहाँ से जाके इसको परचेस कर सकते हैं। यहाँ पे डिटेलिंग दी है, फ़ोन नंबर दी है आपने, तो इससे संपर्क करिएगा, आपको डिटेल मिल जाएगा। ये रहा इसका एक टाइम टेबल। कल से टेस्ट स्टार्ट है, ज़्यादा टाइम था नहीं, तो हमने जल्दी जल्दी किया हुआ है। आपको एकदम अपडेटेड सिलेबस सारे मिलेंगे। छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान से शुरू है, और अभी जो मैं क्रैश कोर्स करा रहा हूँ इकोनॉमिक सर्वे का, कुछ दिन में आपका आ जाएगा करंट अफेयर, तो उसका भी पीडीएफ आपको यहीं पे मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना आर्थिक सर्वेक्षण। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, आपको हेल्प करेगा। कुछ ट्रिक्स और टेक्टिक्स भी देखेंगे जिसके माध्यम से हम लोग इसको याद कर सकते हैं। सबसे शुरुआत हम लोग करते हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 का, यही है ना आपका सबसे अपडेटेड। स्थिर भाव से अपने को कंटिन्यूअस बेसिस पे स्थिर भाव देखने को मिलता है और प्रचलित भाव देखने को मिलता है। होता क्या है, देखिए हर साल जो है जीडीपी निकलता है। हम लोग स्टेट का निकाल रहे हैं तो हम लोग इसको बोलते हैं एसजीडीपी, स्टेट का जीडीपी। तो ये जो है 2011-12 में भी निकला होगा, फिर 12-13 में भी निकला होगा, फिर 13-14 में भी निकला होगा। ऐसे ही करके हर साल निकलता है। जैसे अभी जो है हम लोग का निकला है 22 और 23 का एसजीडीपी, कितने परसेंट से ग्रो करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना, जब इसको कंपेयर करते हैं, जैसे इस साल को हम लोग कंपेयर करते हैं कब, 2011-12 से, तो ये वाला कहलाता है आपका स्थिर भाव। अब अगर अगले साल क्या निकलेगा, 23-24 निकलेगा, तो 23-24 को भी हम लोग 11-12 से ही कंपेयर करेंगे, ये कहलाएगा स्थिर भाव। प्रचलित कीमत क्या है, इसको हम लोग पिछले साल से कंपेयर करेंगे। जैसे अभी 22-23 है, तो इसका कंपेरिजन होता है आपका 21-22 से, और इसके आधार पे बताते हैं हम लोग कि जीडीपी कितना ग्रो हुआ है या कितना ग्रो नहीं हुआ है, तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रचलित भाव। ये क्लियर होगा आपको, ठीक। एग्जाम में आपके 99.9% क्वेश्चन जो रहते हैं वो आपको स्थिर भाव से देखने को मिलेंगे। तो इस क्रैश कोर्स में हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्थिर भाव के ऊपर ही चर्चा करने वाले हैं। अगला, भागीदारी और वृद्धि दर। जैसे भागीदारी का मतलब क्या है, अगर मैंने आपको दिया 100%, तो ए को मिला है कितना, 10, बी को मिला है कितना, 20, और सी को कितना मिला है, 70। तो ये हो जाता है आपका भागीदारी। एक टोटल था, टोटल में से ए को इतना, बी को इतना, सी को इतना, भागीदारी समझ में आ गया। अगला है आपका वृद्धि दर। वृद्धि दर का मतलब क्या हो जाता है, इस साल मेरे पास 100 रुपये हैं, और अगले साल यानी कि 2024 में मेरे पास हो जाएंगे 200 रुपये। तो मैं पूछूंगा ना कि कितने का वृद्धि हुआ, वृद्धि दर यानी कि प्रतिशत में कितने का वृद्धि हुआ। अमाउंट में तो दिख रहा है 100 का, लेकिन वृद्धि दर कितने का हुआ। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं। आपने मैथ्स थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, x माइनस वाई डिवाइडेड बाई वाई इंटू 100, ये वाला फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले से आप निकालेंगे तो आपको पता चलेगा 100% का वृद्धि हुआ है। तो वृद्धि दर को हम लोग ऊपर के साइन से डिनोट करते हैं, तो ये रहता है आपका वृद्धि दर, ठीक है। तो इस वृद्धि दर को भी ध्यान में रखिएगा। अच्छा, मैथ्स से याद आया, अगर आप ऑफलाइन होंगे तो संकल्प एकेडमी अंबिकापुर में हमारे संस्था के द्वारा ऑफलाइन में मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम पे आपका मैथ्स का और हॉस्टल वार्डन का क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं और शुरू करते हैं हम लोग। अब कंटिन्यू करते हैं इकोनॉमिक सर्वे को, एक एक चीज़ को देखेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम लोग भारत के साथ। तो भारत के बारे में जो दिया गया है, भारत का जो जीडीपी है 2022-23 में जो ग्रो करेगा, वो ग्रो करेगा 7.0% की दर से। यहाँ पे देखिए वृद्धि दर लिखा हुआ है, ये वृद्धि दर वही है। पिछले साल कुछ रहा होगा, इस साल को हमने क्या किया, कंपेयर किया।
तब हम लोग को पता चला कि 7.0% से हम लोग का जो है जीडीपी इस साल ग्रो करेगा। और लिखा हुआ है भारत जो है विश्व की कौन सी 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। अब 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या हो जाता है, हम लोग जो है हम लोग से बड़ी जो है मात्र 4 अर्थव्यवस्था बच रही है। जैसे यूएसए सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, चाइना दूसरे नंबर पे, जापान तीसरे नंबर पे, जर्मनी और उसके बाद फिर भारत आता है। तो आज के डेट में पहले ब्रिटेन आता था 5वें नंबर पे, तो हमने उनको ओवरथ्रोन करते हुए धीरे से 5वां प्लेस रख लिया है। जर्मनी को ओवरथ्रोन करने में अपने को अभी 2026 से 2027 आसपास का टाइम लगेगा। तो आपको चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत देखने को मिलेगा। देखिए चीन, जापान और भारत तीनों आपका एशियाई कंट्री, तो ये देखने को मिलेगा आपका 2026 से 27 के आसपास में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से अपने को ये सारी चीज़ें याद रखनी है। आगे जब आएंगे हम लोग छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ जैसे आपका इंडिया का जीडीपी है, तब जब इंडिया का जीडीपी है तो छत्तीसगढ़ का भी जीडीपी होगा। तो छत्तीसगढ़ के जीडीपी को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, एस से, स्टेट जीडीपी, या कहीं पे जीएसडीपी आपको लिखा हुआ मिलेगा। दोनों का मीनिंग सेम होता है, कुछ अलग नहीं है। तो छत्तीसगढ़ का जो जीडीपी है, क्वेश्चन आता है ये हमेशा, कितने परसेंट की दर से ग्रो करेगा 22-23 में, 8% के दर से ये ग्रो करने वाला है, मतलब वृद्धि होगी। तो ऐसे ऊपर करके हम लोग इसको चाहे तो डिनोट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आने के चांसेस व्यापम के एग्जाम में या पीएससी के एग्जाम में सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक, आते हैं एक एक करके। मातृ मृत्यु दर, मातृ मृत्यु मतलब समझ रहे हैं? जी हाँ, मतलब जैसे प्रसव होता है तो उस टाइम पे जो माताएं रहती हैं उनकी मृत्यु जो हो जाती है उसको हम लोग 1 लाख में हम लोग संख्या लेते हैं। तो 1 लाख में कितना है आपका 137। ठीक है, कितना 137। अब ये एसआरएस रिपोर्ट है, फैमिली रिपोर्ट होती है 18 से 2018 और 20 वाली। शिशु मृत्यु दर 1000 में लेते हैं हम लोग, ये है आपका 77। इसको एज इट इज याद रख लीजिएगा। इसके अतिरिक्त मिलेट जिले, आपको याद होगा कि पहला मिलेट कैफे कौन बना था, ऐसा करके क्वेश्चन आया हुआ था, हमने करंट अफेयर में कराया था। तो उसका आंसर हो जाता आपका रायगढ़। इकोनॉमिक सर्वे में आपको एक चीज और देखने को मिलेगी कि छत्तीसगढ़ के कुल 14 जिले ऐसे हैं जिनको मिलेट जिले के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। और इसके अतिरिक्त एक चीज और हुआ था अभी रिसेंट में, वो होता मिलेट कार्निवल। तो ये भी पूछ सकता है ये करंट पे कि मिलेट कार्निवल कहाँ कराया गया था, तो आप क्या बोलेंगे, रायपुर में कराया गया था। ठीक, तो ये दो चीज आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ का आर्थिक विकास। अब ये वाला जो पेज है ना, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पेज आपका ये वाला है। तो एक एक करके समझेंगे हम लोग सारी चीज़ों को। सबसे पहले मैंने आपको बताया था एसजीडीपी, इसके बारे में। तो इसके बारे में तो हमने देख लिया, क्या देखा था कि 22-23 में जो रहेगा वो क्या करेगा, 8% की दर से ग्रो करेगा। लेकिन हमेशा इतने आसान क्वेश्चन नहीं आते ना, कभी कभी क्वेश्चन क्या आता है कि सबसे ज़्यादा कब था, कभी का आता है कि सबसे ज़्यादा कम कब हुआ, और आपसे कभी कभी पूछता है कि औसत वृद्धि दर क्या है। ये औसत वृद्धि का क्या खेल है, औसत वृद्धि हम लोग निकालते हैं 11-12 से। तो 11-12 हो गया, उसके बाद हो गया आपका 12-13, 13-14, 14-15, ऐसे करते हुए हम लोग कंटिन्यू जाते हैं। उसके बाद हम लोग निकालते हैं क्या, औसत। तो औसत निकालते हैं तो औसत कितना निकल के आता है आपका 5.73। तो 5.73 अपना औसत देखने को अपने को मिलता है। ठीक, तो कभी कभी पूछता है क्या ज़्यादा सबसे कम है, तो 16-17 सबसे ज़्यादा, सबसे कम कब हुआ, तो आपका 20-21 कोरोना का टाइम था, इस टाइम पे कम हुआ, और औसत वृद्धि 5.7। तो इतना चीज़ों को आपको एसजीडीपी का ध्यान रखना ही पड़ेगा। इसके बाद जब हम लोग नीचे चले, तो जब ये सेक्टर है हम लोग का जीडीपी है, तो जीडीपी जो है आपको पता है 3 क्षेत्रों से मिलके बनता है। एक रहता है आपका कृषि क्षेत्र, दूसरा रहेगा आपका उद्योग क्षेत्र, और तीसरा रहेगा आपका सेवा क्षेत्र। 3 क्षेत्र रहता है आपका। ठीक, तो आपको पता करना है कि इन क्षेत्र में भी वृद्धि हुई है क्या, पिछले साल के कंपेयर पे वृद्धि हुई होगी तभी तो अपना जीडीपी ग्रो कर रहा है, नहीं तो नहीं करता। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके भी वृद्धि दर को कितने में बढ़ेगा कितने में कम होगा, ये सारी चीज़ को जानते हैं और समझते हैं। ठीक, तो आपको 22-23 वाला तो इसको तो आंख मूंद करके आपको याद रखना है। मैं तरीका भी बताऊंगा आपको याद करने का। 16-17 में सबसे ज़्यादा था, 17-18 में सबसे कम हुआ, और इसका औसत बना है आपका 5.31। अब कृषि में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें आएंगी कृषि के अंतर्गत, फसल भी आता है, मछली पालन, पशुपालन सब आता है। कभी व्यापम और पीएससी ने एक नया ट्रेंड शुरू किया है, पूछेगा कृषि क्षेत्र के अंतर्गत सबसे ज़्यादा योगदान कौन से क्षेत्र का था। ठीक, तो इसको हमने कर दिया। तो खनन और उत्खनन सबसे ज़्यादा योगदान देता है इस क्षेत्र पे पूरा,
फसल दूसरे नंबर पे आएगा, वन उद्योग तीसरे नंबर पे आएगा, मछली पालन चौथे पे, और पशुपालन जो रहेगा वो पाँचवें नंबर पे आएगा। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला आएगा आपका उद्योग क्षेत्र। फिर से वही 22-23 वाले को तो आपको ध्यान रखना ही है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा कब था? 18-19 में। सबसे कम कब हुआ? आपका 20-21 में, और औसत बनता है इसका 6.34। ठीक, फिर से वही ये वाला क्वेश्चन अभी आपका पीएससी ने पूछा था। विनिर्माण में सबसे ज़्यादा, विद्युत गैस जलापूर्ति दूसरे नंबर पे आएगा, और निर्माण क्षेत्र जो रहेगा वो तीसरे नंबर पे। अब भी पीएससी ने क्वेश्चन पूछा है 2022 वाला। अगला सेवा क्षेत्र की जब बात करें, फिर से 22-23 9.21 ध्यान रखिए। सबसे ज़्यादा कब? 19-20 में हुआ, 20-21 में कोरोना की वजह से डाउन, और औसत कितना आया इसका? 5.37। यहाँ पे भी देखिए, व्यावसायिक सेवाएं पहले नंबर पे, अन्य सेवाएं दूसरे नंबर पे, व्यापार होटल तीसरे नंबर पर, लोक प्रशासन चौथे नंबर पे। यहाँ तक ठीक है। सबसे बड़ा समस्या है अब इसको याद कैसे करें। अगर मैं आपको सिर्फ डेटा दे दूं, बोलूँ याद कर लो, तो कहीं से सही नहीं होगा। अब मैं आपको कुछ तरीके बताता हूँ जिसके माध्यम से आप कोशिश कर सकते हैं याद करने का। आपको ध्यान रखना है, पिछला जो है देखिए, अभी आपका ओलंपिक हुआ, ओलंपिक से पहले लास्ट ओलंपिक जो हुआ था वो हुआ था आपका 16 में। इस 16 के डेट को आपको याद रखना है। ठीक, सबसे पहले हम लोग चलेंगे 2016 और 17 में। 2016-17 में आपका कृषि जो था वो था आपका पॉजिटिव। उसके बाद आइए 17 और 18, कृषि गया आपका नेगेटिव। उसके बाद जाएंगे हम लोग 18 और 19, उद्योग, उद्योग गया आपका पॉजिटिव। उसके बाद गया आपका 19 से 20, इस टाइम पे गया आपका सेवा पॉजिटिव। उसके बाद आया आपका कोरोना 20 से 21, तो आपका उद्योग, सेवा और यहाँ का SGDP, तीनों की तीनों का नेगेटिव। इससे आपको जो है कब सबसे ज़्यादा रहा कब सबसे कम रहा, यानी कि नेगेटिव में गया, वो याद हो जाएगा। दूसरा हम लोग देखेंगे कि आप 20-21 वाले को कैसे याद, 22 से 23 वाले को कैसे याद रखें। पहले तो देखिए ये क्लियर हुआ आपको, 16-17 से शुरू था, 17-18, ठीक। यहाँ पे देखिए 18-19, उसके बाद फिर हम लोग ले लिए 19-20 और 20-21। इससे अपने को जो था कौन कब ज़्यादा था कौन कब कम था वो याद हो गया। अब अगला हम लोग देखेंगे 22-23 वालों को याद कैसे करें। 2022-23 वालों को याद कैसे करें, और इसके नीचे जस्ट पड़ता है आपका औसत, इसको कैसे याद करें। यहाँ पे हम लोग ले लेंगे कृषि का क्षेत्र, फिर से ले लेंगे उद्योग को, और फिर से ले लेंगे हम लोग सेवा को। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है बस, उससे आपका सब आ जाएगा। ठीक, जो चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है वो है कोई भी एक, जैसे यहाँ पे देखिए क्या शुरू था 22 से 5.9, एक डिजिट तक चल जाएगा ना, दो डिजिट आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। 5.9 से हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे आइए 5.9%, आइए 5.9% से शुरू करते हैं, और इसका जो औसत रहेगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसका जो औसत रहेगा वो रहेगा आपका 5.3। तो ये थोड़ा सा लॉजिकल है, 5 से शुरू है, 5 से शुरू है तो आप कर लेंगे। जैसे इसका औसत आया 5.3, सेवा का भी औसत है आपका 5.3, यहाँ से करिए, हो गया दो चीज़। अच्छा, ये 5.3 है, तो इसके बाद जो है, इसके बाद वाला उद्योग का जो औसत आएगा वो आएगा 6.3। इतना लॉजिक तो बैठ रहा होगा। अब यहाँ पे आपने क्या लिखा था 5, तो यहाँ पे लिखिए 7, और यहाँ पे लिखिए 5, 7 और 9। अच्छा, 7 लिखा गया, 7 के बाद क्या आता है आपका 8 आता है, 8 के बाद आ गया था 9, तो ये लास्ट 9 बच रहा है। तो यहाँ 3 था, तो 3 से एक नीचे होता है आपका 2, हो गया। दोनों याद हो गया। आपको थोड़ा सा लगेगा समझ नहीं आया, बन नहीं पाया, एक बार पीछे करके दोबारा से देखिएगा, समझ में भी आएगा और बनेगा भी। अगर आपको लगता है आपके पास कोई अपनी ट्रिक है वो यूज़ करिए, लेकिन इतने डेटा को याद कर लीजिएगा। वेल टेस्टेड है, मैंने बहुत बार करवाया हुआ, और यहाँ से क्वेश्चन आए भी हैं। आगे भी आपको क्वेश्चन देखने को यहाँ से मिलेंगे ही मिलेंगे, हो ही नहीं सकता कि इधर से क्वेश्चन ना आए। ठीक है, अब दूसरा चीज़ रहता है योगदान। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कंट्रीब्यूशन बोलते हैं इसको हम लोग इंग्लिश में, कंट्रीब्यूशन, जिसको हम लोग जैसे बताया था ना मैंने आपको कि किसी के पास मान लीजिए 100 है, तो ए को इतना मिल गया, बी को इतना मिल गया, सी को इतना मिल गया, ऐसे करके करते हैं। जैसे हम लोग का स्टेट का जीडीपी है, तो स्टेट के जीडीपी में तीनों का हिस्सा होगा, कृषि का हिस्सा होगा, उद्योग का हिस्सा होगा, और सेवा का हिस्सा होगा। तो कौन सा क्षेत्र कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है,
ये कहलाता है आपका एसजीडीपी का योगदान। तो इससे भी अभी जो रिसेंटली आपका स्टेट का पीएससी का एग्ज़ाम हुआ ना, जिसका रिजल्ट आया अभी, ये क्वेश्चन मैंने कराया था, अगर आपने दिया होगा तो आपको पता होगा, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछता है। सबसे ज़्यादा उद्योग, दूसरे नंबर पे सेवा और तीसरे नंबर पे कृषि। जब हम लोग भारत की बात करते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है सेवा क्षेत्र का, दूसरे नंबर पे होता है आपका उद्योग, और तीसरे नंबर पे जो रहता है वो रहता है आपका कृषि। अगर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस में इंगेज है पूछेगा ना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, तो आपका कृषि क्षेत्र है। सबसे ज़्यादा 70 से 80% पॉपुलेशन आपको वहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस उद्योग, इस वाले योगदान को भी आपको ध्यान रखना, और इसको भी ध्यान रखना, इससे भी संबंधित क्वेश्चन आया था पिछले बार। आपके पीएससी में हमने क्वेश्चन 7 तो क्वेश्चन आसपास कुछ आए थे, इसमें से 5 क्वेश्चन जो थे ना मेरे इकोनॉमिक सर्वे, इस वाले इकोनॉमिक सर्वे जो मैंने क्रैश कोर्स कराया था वहाँ से आया था। इसको अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो पीएससी तक के लेवल के क्वेश्चन आप आराम से बना लेंगे। आते हैं प्रति व्यक्ति आय पे, जिसको हम लोग बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। हम लोग करेंगे निवल राज्य घरेलू उत्पाद डिवाइडेड बाय जनसंख्या। तो 21 का था आपका, 21-22 का 1,20,704। अब 22-23 का हो गया आपका 1,33,858। तो कितने परसेंट का वृद्धि हुआ ये क्वेश्चन पूछता है। ये आपका 10.93% का वृद्धि हुआ है। और 22-23 पे कितना है ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो 1,33,898 ये है आपका 2, जिससे आपका पर कैपिटा इनकम का क्वेश्चन आएगा। चलिए वापस चलें धान खरीदी पे। 21-22 में धान सामान्य का रेट 1940 और 1960। इस साल जो है वो है आपका 240, 2040 और 2060। मैंने ये इस वजह से नहीं कराया, मैंने इस वजह से कराया कि इसमें देखिए अंतर कितने का है। तो क्वेश्चन आपका पूछता है अंतर का भी, तो 100 का अंतर है। आप देखेंगे टोटल जो है कितने का धान खरीदी हुआ था, 97.99। इस साल देखिए 110 लाख मैट्रिक टन क्लेम किया जा रहा है, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे ने तो 107.51 लाख मैट्रिक टन बोला हुआ है। तो आपको इसको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं उचित मूल्य की दुकान, जिसको आप नॉर्मल टर्म में सोसाइटी के नाम से जानते हैं। नवंबर 2022 की स्थिति में शहर में आपका 1,678, ग्रामीण क्षेत्र में 11,829, और टोटल करेंगे आप तो 13,507। 13,507 उचित मूल्य की दुकानें हैं। देखिए इसमें कोई भी छाट करने वाली चीज़ें नहीं है, मैंने आपको एज इट इज़ जो काम का है वही दिया हुआ है। तो आप इस पे लॉजिक लगा के याद करने का प्रयास करिएगा। अगला राशन कार्ड कितने हैं पूछेगा, तो 72.71 लाख राशन कार्ड आपको मिलेंगे। सबसे ज़्यादा राशन कार्ड रायपुर में और सबसे कम राशन कार्ड नारायणपुर में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कुछ फैक्चुअल डेटा हैं, जैसे छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम कब आया था, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2012 में। और राष्ट्र का कब आया था, 2013 में। तो हम लोगों ने खाद्य सुरक्षा 1 साल पहले ही लॉन्च कर दिया है। एक है यूनिवर्सल पीडीएस, पहले तो था पीडीएस जो बीपीएल वालों को मिलता था, फिर भूपेश सरकार आए, उसके बाद इन्होंने यूनिवर्सल पीडीएस लॉन्च किया। तो आप देखेंगे बीपीएल के साथ साथ एपीएल परिवार को भी 10 रुपये किलो की दर से एक जो है आपका पीडीएस मिलता है। कब से शुरू हुआ ये क्वेश्चन बनता है, 2 अक्टूबर 2019। और पूरा छत्तीसगढ़ का जितना जनसंख्या है ना, उसके 91% जनसंख्या को हम लोग पीडीएस उपलब्ध कराते हैं। तो बहुत बड़ा नंबर है ये। आगे आते हैं, धान खरीदी का कंप्यूटरीकरण कब से किया गया था, 2007-8। पीडीएस ऑनलाइन व्यवस्था कब से की गई, तो वर्ष 2007 से। चावल उत्सव कब से शुरू हुआ है, तो वर्ष 2008 से, फरवरी से। देखिए कब कब होता है, जैसे गांव वाला जो एरिया रहता है जहाँ पे आपको हाट बाजार मिलेगा, तो वहाँ पे 6 तारीख के बाद जो सबसे पहला हाट बाजार का दिन लगेगा, उस दिन से चावल उत्सव मनाएंगे। चावल उत्सव के बाद ही चावल वितरण शुरू होता है। और जहाँ पे सोसाइटी है आपका, सार्वजनिक वितरण प्रणाली है वहाँ पे, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 7 तारीख है उस दिन पे हम लोग जो रहते हैं चावल वितरण करना शुरू कर देते हैं। अब जब हम लोग इधर कृषि से संबंधित चीज़ें देख ही रहे हैं, तो एक कॉल सेंटर का नंबर भी है, जिसको हमने जनवरी 2008 में शुरू किया था, 1967 और 1800-233-3663। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए कृषि और मंडी से संबंधित, या आपको कुछ शिकायत करना है, या आपको रेट जानना है, तो इस नंबर पर संपर्क करिए, आपको मिल जाएगा। एक वेबसाइट भी है, अगर आप नेट चलाते हैं तो खाद्य.cg.nic.in, इस वेबसाइट पे जाके आप खाद्य सामग्री से संबंधित जो जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं। कभी कभी ये सबसे भी क्वेश्चन पूछते हैं। आइए वापस आते हैं हम लोग कृषि और सिंचाई में। तो भारतीय राज्य की, मतलब छत्तीसगढ़ में जितनी भी जनसंख्या है ना, उसका 80% जो जनसंख्या है वो कृषि के ऊपर निर्भर है। अब इस 80% जनसंख्या में 40.10
जो लाख है, परसेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, लाख होगा यहाँ पे, 40.10 लाख कृषक परिवार जो है आते हैं 80% जनसंख्या में। अब कुछ है इसमें सीमांत एवं लघु श्रेणी के किसान, मतलब ये ऐसे किसान हैं जो मतलब उगाएंगे और मैक्सिमम कंजम्पशन कर देते हैं, इसको मार्केट में नहीं रिलीज हो पाता, तो ये 82% है। जो मार्केट में मतलब मेनली आप बोल सकते हैं जो चीज़ें आती है, जो बिकने के लिए चीज़ें आती है, वो 18% किसान, जो बड़े किसान रहते हैं, उन लोग बेचने के लिए ही चीज़ों को ला पाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये नहीं लाते, लेकिन वो मैक्सिमम वो लेके आ पाते हैं। ठीक। जैविक खेती, अपने को पता है कि 2 जैविक खेती के मिशन चलते हैं अपने पास। एक है आपका राज्य पोषित जैविक खेती मिशन, जो कि 2014 में शुरू हुआ था, और एक है अपने पास जैविक खेती मिशन, जो कि 2016 में चल रहा है। अब जैविक खेती मिशन जो है, इसी के तहत जो है छत्तीसगढ़ में ट्रायल एंड एरर का ट्रायल किया गया था। हमने सोचा था कि ट्राई करके देखते हैं, जैविक खेती काम किया तो ठीक है, नहीं किया तो वैसे भी नुकसान नहीं होगा। ले तो हमने 5 जिले को चुना और 5 जिलों के ऊपर जैविक खेती का प्रयास किया गया। अब देखेंगे नरवा, गरुवा, घुरवा और बाड़ी, वो भी जैविक खेती को बढ़ावा दे रहा है। गोधन न्याय योजना जैविक खेती को बढ़ावा दे रहा है। ये 5 जिले हैं जो पूर्ण रूप से जैविक जिले के रूप में घोषित किए जा चुके हैं। गरियाबंद, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और नारायणपुर, पांचों का नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन आते हैं। अगला, जो बाकी 22 जिले बच जा रहे हैं, अभी तो अपने पास 22 ही जिले हैं, क्योंकि जो नया जिला है वो अपडेट नहीं हुआ है, तो उसके एक एक विकास खंड को भी हमने पूर्ण रूप से जैविक जिले के रूप में विकसित किया हुआ है। उसके बाद आता है मंडी, उपमंडी, ये दोनों आपका पीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अभी भी मंडियों की संख्या आपका 69 ही है। आपको इकोनॉमिक सर्वे का डेटा लेके चलना है। हो सकता है कि करंट में कुछ और आए, आपका पेपर में कुछ और आए, लेकिन आपसे पूछेगा कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार मंडी में कितना है, तो 69। उपमंडी कितना है, 118। पूछेगा कृषि साख समिति की संख्या कितनी है, तो 2058। ठीक, 2058। इसको एक बार चेक कर लीजिएगा ना, कृषि साख समिति, अगर इसमें बदलाव आया होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको पिन कर दूंगा। चलिए आइए, एक बार 2017 की पीएससी में इन्होंने पूछा था इसको जमाने के लिए, उद्यानिकी को जमाइए भाई। उद्यानिकी में सबसे ज़्यादा क्या है, सबसे कम क्या है, तो इसको जमाइए। तो सबसे अभी हम लोग इसको अपडेट करते हैं। पिछले साल ना, अगर आपने क्रैश कोर्स देखा होगा हम लोग का, तो हम पुष्प सबसे ज़्यादा था। इस साल जो है सबसे ज़्यादा आपका सब्जी उगा है, सबसे ज़्यादा सब्जी उगा है, आखिरी में मसाला, दूसरे नंबर पे पुष्प, फिर फल, फिर औषधि और लास्ट में आपका मसाला। तो इस क्रम को ध्यान रखिएगा। आपका कितना परसेंट है, कितना हेक्टर है, वो नहीं जानना आपको, परसेंट को नहीं जानिए, बस इसका क्रम ध्यान रखिएगा। आइए इसके बाद बात करेंगे हम लोग जल संसाधन का। तो नवंबर 2000 की बात करें ना, तो छत्तीसगढ़ में उस टाइम पे जो सिंचाई की अपने पास क्षमता थी वो थी 13.28 लाख हेक्टर। मार्च 2022, मतलब आज के डेट में हम लोग बात करें तो हमारी क्षमता है 21.47 लाख हेक्टर। तो बढ़ोतरी कितनी क्यों हुई, पहला तो ये क्वेश्चन पूछेगा मार्च 2022 वाला। दूसरा पूछता है आपका 8.19 लाख हेक्टर जो हुआ है बढ़ोतरी, उसके बारे में। सिंचाई का प्रतिशत कितना है छत्तीसगढ़ का, तो है 38.75%, ये क्वेश्चन पूछता है। एक मेरे को ये इंटरेस्टिंग जलाशय मिला, क्योंकि ये नया नया जलाशय बना हुआ है और खैरागढ़ छुईगरान गंडई में है। तो अगर आपसे पूछता है सिद्ध बाबा जलाशय कहाँ पे है, तो करिएगा खैरागढ़ छुईगरान गंडई। और कौन सी नदी में देखने को मिल रहा है आपको, तो लमती नदी, ये शिवनाथ की सहायक नदी हो सकती है, लमती नदी। ठीक। आइए पशुधन। तो पशुधन तो पुराना डेटा है अपने पास, कुछ नया नहीं है। तो पशुधन से क्वेश्चन एक जो मेरे को बनता दिख रहा वो है ये, कौन से क्रमांक का हुआ था पशुधन संगणना, तो 20वें क्रमांक का हुआ था। और इसमें भी आपको क्या है ना, कितने करोड़ है कितने लाख है नहीं पता करने हैं, आपको पता रखना है संख्या। जैसे बकरे बकरियां सबसे पहले आएंगे, दूसरे नंबर पे भैंस, फिर गौ आएंगे, फिर सूकर आएंगे, ये क्रम ध्यान रखिएगा। ठीक। आइए मत्स्य विकास। मत्स्य विकास से आपका क्वेश्चन एक बार पूछा था सीजीपीएससी ने, कौन सा एग्जाम, एसीएफ, आपने दिया होगा तो आपको पता होगा। छत्तीसगढ़ राज्य में इतना लाख हेक्टर आपका जो है जल क्षेत्र उपलब्ध है, और हम लोग उपभोग कितने का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो आपका 1.961 लाख हेक्टर, जो कुल जल क्षेत्र का है आपका 98.09। अब ये क्वेश्चन अपने आप में इंटरेस्टिंग है, पूछा हुआ है, बनेगा दोबारा। मछुआ सहकारिता आपका हो जाएगा 1674। ठीक है, जैसे मछुआरे हैं तो उनके लिए भी तो सहकारिता होता है, 1674। आइए अगला, ये डेटा भी हर साल चेंज होता है, जनरली देखा नहीं गया है, आपको तिलहन में बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी इसको ध्यान रखिएगा। अनाज में सबसे ज़्यादा अपने पास होता है धान,
उसके बाद होता है मक्का, फिर होता है गेहूं, फिर होता है कोदो कुटकी। दाल में सबसे ज़्यादा होता है चना, फिर होता है लाख, फिर होता है उड़द, फिर होता है तुअर। तिलहन में इस साल मूंगफली हुआ है, पिछले साल सोयाबीन, ऐसा भी होता है। तो इस साल मूंगफली हुआ, दूसरे साल मतलब सेकेंड नंबर पे आपका सोयाबीन, फिर राइस, सरसों, फिर तिल आता है। सिंचाई का स्रोत देख लीजिए, ये जो डेटा लिया है मैंने आपके इकोनॉमिक सर्वे से ही लिया हुआ है। तो नहर जो है आपका 56.05%, ये पूरे जितना 38% कुछ था ना अपना सिंचाई, तो उसमें से 56.05% क्षेत्र को नहर सिंचित करता है। नलकूप की बात करें 41.67, तालाब की बात करें 1.5 और कुएं की बात करें तो 0.7। ऑथेंटिक डेटा है, इकोनॉमिक सर्वे से लिया हुआ है। जरूरत पड़ेगा तो आप सिंचाई स्रोत, यही लिखा हुआ आपका शुद्ध सिंचित क्षेत्र, यहाँ पे जाके आप एक बार खुद से भी डेटा निकाल के देख सकते हैं। ठीक, आते हैं जिलेवार सिंचित क्षेत्रफल। आप सबको पता ही है, सबसे ज़्यादा सिंचित जिला जो है अपना वो है आपका जांजगीर, और सबसे कम कौन सा है, दंतेवाड़ा। दूसरे नंबर पर रायपुर आता है आपका, जांजगीर के बाद दूसरे नंबर पर रायपुर आता है। चलिए वन पे आते हैं। वन में कोई बदलाव नहीं है, जो आपने पिछले साल पढ़ा था वही चीज़ आपको देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल 135,191। वन कितना है क्षेत्रफल, 59,772। कितना क्षेत्रफल परसेंटेज में, 44.21। वही आरक्षित 43.13, संरक्षित 40.22, अवर्गीकृत 16.65। वन क्षेत्रफल के हिसाब से हम लोग बात करें तो चौथे नंबर पे, और वन आवरण के हिसाब से बात करें तो तीसरे नंबर पे। अब आप आर्थिक सर्वेक्षण की बात करें या आप बात करेंगे किसकी, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट की, ISFR, दोनों रिपोर्ट में वन क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ चौथे स्थान पे है और वन आवरण की दृष्टिकोण से हम लोग तीसरे स्थान पे है। तो कोई कंफ्यूजन यहाँ पे आपको नहीं होना चाहिए। ठीक, आते हैं खनिज पे। तो 21-22 में ना बहुत ज़्यादा खनिज हुआ। देखिए खनिज के लिए ना हम लोग का जो डेटा रहता है वो एक साल पहले का चलता है, एक साल पहले का चलता है। तो खनिज का जो है इस बार अपने को 21-22 में मिला है 12,305.38 करोड़, मतलब बहुत ज़्यादा है। मतलब पिछले साल आप देखे होंगे तो आपको पता होगा 6,500 करोड़ आसपास कुछ खनिज से अपने को आई हुई थी। तो इस बार अब जस्ट डबल 12,000 करोड़ हो रहा है। तो अगर पूरे भारत में खनिज का कंट्रीब्यूशन में बात करें तो छत्तीसगढ़ कंट्रीब्यूट करता है पूरे खनिज में 17.34% पे। अब ये 12,305.38 करोड़ है ना, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग। एक रहता है आपका मुख्य खनिज, जिसमें आपका कोयला, लोहा, टिन ये सब आ जाएंगे। तो मुख्य खनिज से अपने को आई हुई है 11,362.24 करोड़। और गौड़ खनिज जो कि आपका बालू, मुर्रुम, गिट्टी, बलुआ पत्थर, ये सबसे होता है 252.85 करोड़। अब यहाँ पे याद रखने योग्य क्या है, सारी चीज़ें याद रखने योग्य है। मुख्य खनिज का आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है, टोटल राजस्व पूछ सकता है आपका, ये जो है मंडी निरीक्षक में ये वाला परसेंट भी पूछा हुआ है। तो आपको दोनों, तीनों, चारों याद रखना है, कुछ इसमें छोड़ने लायक है नहीं। और यहाँ पे आइए उत्पादन, ये है आपका 2021-22 का, मतलब पिछले साल का उत्पादन। ये उत्पादन आपका हमेशा चेंज होगा, अगले साल हम लोग इसका दोबारा देखेंगे, अगले साल उसका हम लोग दोबारा देखेंगे। तो ये उत्पादन में कुछ बदलाव आया है, कोयले का इतना, इसको आप चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने पुराना जो भी नोट्स या बुक रखेंगे उसको अपडेट कर लीजिए। आपको सही तरीके से अगर नोट्स या बुक अपडेट करने आता है ना, तो आपको अलग से हर साल नई बुक लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। चलिए आइए, एक चीज क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है अगर आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ें, तो मैं आपको बता दूं 21-22 में आपको एक जगह देखने को मिलेगा 7,320.35 करोड़ मुख्य खनिज। एक जगह लिखा हुआ है कि मुख्य खनिज से अपने को राजस्व जो है 7,320.35 करोड़ हुआ है। एक जगह पे लिखा हुआ है कितना, ये वाला जो मैंने आपको ऊपर बताया 11,362.24 करोड़ लिखा हुआ है। तो दोनों में अंतर क्या है, क्या दोनों सही हैं? दोनों सही हैं। आप ऑप्शन देख लीजिएगा जब क्वेश्चन आएगा कि मुख्य खनिज से आपको आय कितनी हो रही है, तो ये 7,320 ये भी सही होगा। दोनों ऑप्शन कभी नहीं आएंगे, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते कि ये वाला भी और 11,000 वाला भी दोनों आ जाए, ऐसा नहीं होता है। आ गया तो क्वेश्चन डिलीट होगा। तो 7,320 ये भी सही है। इन्होंने क्या किया है ना, जब आप पूरा डेटा पढ़ेंगे तो 150% अतिरिक्त जो इनको मिला हुआ है 4,041.88 करोड़, इसको इन्होंने ऐड कर दिया है। तो जब आप ऐड कर देंगे तो मुख्य खनिज से टोटल, मुख्य खनिज का टोटल आय हो जाएगा 11,362.24 करोड़। अब मुख्य खनिज को इंडिविजुअली देखेंगे तो 7,320 करोड़, दोनों सेम है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, कोई अंतर नहीं है का मतलब दोनों सही डेटा है जो लिखा हुआ है। अब ये जो 150% अतिरिक्त है, इसी से ही जो आ रहा है अंतर वो आ रहा है। ठीक,
तो इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद चलते हैं विद्युत के क्षेत्र पे। विद्युत अपने को नवंबर 2000 जब छत्तीसगढ़ राज्य बना था तो 1360 मेगावाट का बिजली मिला है। इतना हम लोग उत्पादन करते थे। अक्टूबर 2022 की स्थिति में हम लोग 2978.70 मेगावाट का बिजली उत्पादन करते हैं। हमने बहुत वृद्धि किया है। कितने परसेंट का वृद्धि हुआ है पूछेगा तो 119%, 11.9 लिखा गया है यहाँ पे, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। इसको एक बार आप सही कर लीजिएगा। हाँ 119 ही है। तो यहाँ पे 119% का आपका वृद्धि हुआ है। ठीक। और अलग अलग क्षेत्र पे कैसे कैसे बिजली उत्पादन होता है, कहाँ कहाँ से अपने को बिजली मिलता है, उसको नीचे देखते हैं। भोरमदेव साह उत्पाद से, जो कि आपका अपशिष्ट से निकालते हैं, गन्ने के अपशिष्ट से 6 मेगावाट। जल विद्युत से अपने को मिलता है 138.70 मेगावाट। और कहाँ कहाँ से मिलता है, मिनी माता से 120 मेगावाट, गंगरेल बांध से 10 मेगावाट, सिकासार से 7 मेगावाट, और अन्य इसमें कोरबा है तो अन्य करके ही करेगा 1.70 मेगावाट। एक बार क्वेश्चन आपका ये भी पूछता है कि 120 मेगावाट में कितने मेगावाट के संयंत्र लगे हुए हैं, तो 3 मेगावाट के संयंत्र, 40 मेगावाट के 3 संयंत्र लगे हुए हैं। और कब से बिजली उत्पादन हम लोग यहाँ से कर रहे हैं, 1994। 2.5 मेगावाट के 4 संयंत्र लगे हुए हैं। और कब से उत्पादन है, 2002 2004। 3.5 के 2 संयंत्र लगे हुए हैं। और कब से उत्पादन है, 2006। इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक। ताप का बात करें तो ताप विद्युत से अपना जो होता है वो होता है 2840 मेगावाट। ठीक। अब ये सारे आपको याद करने में आसानी हो इस वजह से हमने कोरबा पूर्व को पहले लिखा है। कोरबा पूर्व पहले था आपका 840 मेगावाट कुछ था, तो ये वाला जो है ना बंद हो गया है। कोरबा पूर्व रिसेंटली हुआ है, तो आपको याद करने में आसानी होगा। कोरबा पूर्व पश्चिम, पूर्व पश्चिम, पूर्व पश्चिम, पूर्व पश्चिम, ऐसा करके याद कर लीजिए। इसके बाद आता है आपका यहाँ पे कोरबा पश्चिम, जो है नहीं ये वाला 420 या 440 था जो बंद हो गया, उसको हटाइए, बंद हो गया। अब क्या देखना उसको, कोरबा पश्चिम ये करता है आपका 840 मेगावाट। ठीक। कोरबा पूर्व ये करता है आपका 500 मेगावाट। 250 मेगावाट वाले 2 लगे हुए हैं। और ईयर देखिए इसका 2007, तो बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में हो जाता है। अपने को पता है ना कि 2008 से हम लोग जीरो पावर कट हैं, हम लोग की स्टेट में लाइट गोल नहीं होती है, आपको पता है ये चीज़। तो ये कहाँ से आया, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कोरबा पूर्व का संयंत्र है इसकी वजह से आया। तो इस वाले को आपको ध्यान रखना है। अगला कोरबा पश्चिम, तो हम लोगों ने और ग्रोथ किया तो 500 मेगावाट का एक संयंत्र ही लगा दिए। ठीक। लास्ट क्वेश्चन आया था आपका मड़वा तेंदू भाटा, जो कि आपका जांजगीर चांपा में है, 1000 मेगावाट का। ये कितने यूनिट के प्लांट लगे हुए हैं इसमें, तो 500 मेगावाट वाले 2 संयंत्र अपने को यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और कब है ये, कब से है, 2016 से। एक रहता है वितरण हानि, आप देखें ना, फंदा मारते हैं, बिजली चुराते हैं, तो इससे 18.13% का वितरण हानि अपने को होता है। लास्ट चीज जो है आप लोगों के लिए, हाफ बिजली बिल स्कीम 2021-22 एक डेटा दिया हुआ था कि इसको ध्यान रखिएगा कि हाफ बिजली बिल स्कीम की वजह से आपका 41.94 लाख उपभोक्ता को 548.77 करोड़ की छूट दी जा चुकी है। तो ये है आपका मुख्य इकोनॉमिक सर्वे। मैंने आपको जितने इकोनॉमिक सर्वे में जितने महत्वपूर्ण डेटा है सब करा दिए। अगर मान लीजिए 10 क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमिक सर्वे से, मैं बोल रहा हूँ आप 8 से 9 क्वेश्चन बना लेंगे, अच्छे से करके जाइएगा बस। और अब मेरे को आप कमेंट करके बताइए कि ये कैसा लगा, और साथ में अगला आप किस टाइप का वीडियो देखना पसंद करेंगे। इसके अतिरिक्त जो भी इंटरेस्टेड है, CGSI का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ लॉन्च हो चुका है। कमेंट, पहले कमेंट में मैं उसको क्या कर दे रहा हूँ, पिन कर दे रहा हूँ, आप वहाँ से डायरेक्ट ऐप में जाके उसको परचेस कर सकते हैं। इसका भी PDF आपको मिल जाएगा। और कल से टेस्ट शुरू है, तैयार हो जाइए। ठीक। आप लोग का साथ नहीं छोड़ना है आखिरी तक। तो मिलेंगे हम लोग कल अगले वीडियो पे। तब तक के लिए आप सब पढ़ते रहिए, और कोई डाउट होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। चलिए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।